क्लास 9th। सब्जेक्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी बोलो, बायोलॉजी बोलो, सब एक के बात है। बायोलॉजी मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शुरू में एक ही था, जीव ही विज्ञान था। शुरू में क्या था? सिर्फ और सिर्फ जीव विज्ञान था। लेकिन बाद में वनस्पति विज्ञान भी आया। बाद में क्या आया? वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान बाद में आया। तो सबसे पहले इसका पापा पढ़ लेते। इसका पापा कौन है? पापा बोलो। अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। अरे हम पापा लिख दिए तो वो ऐसे देख रहा है जैसे कि हम दूसरा चीज़ लिख दिए हो। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु है। तो जीव का अर्थ देखिए क्या होता है। जीव का अर्थ ऐसे चीज़ों से होता है जो जीवित हो, जिंदा हो, जिसमें जान हो, जो गति कर सकता हो। पता है ना जीव किसको कहेंगे? जीव उसको बोलेंगे जो गति कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। तो शुरू में सिर्फ उसी को जीव माना जाता था जो गति कर सकता था। लेकिन बाद में कहा क्या कि नहीं, पौधा भी जीव है। पौधा भी क्या है? जीव है। पेड़ पौधा भी जीव है। तो जब गति करेगा कोई, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, तो वो क्या होगा? वो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो क्या होगा? गति नहीं होगा। ढेकुल एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, गति थोड़े करेगा, वो जीव होगा। उसको क्या बोलेंगे? जीव बोलेंगे। लेकिन अगर कोई एक ही जगह खड़ा रहेगा तब क्या बोलेंगे? कोई एक ही जगह खड़ा रहेगा तो नहीं आइडिया। जीव है वो भी, लेकिन वो पेड़ पौधा है। पेड़ पौधा क्या होता है? एक ही जगह खड़ा होता है, ऐसे ऐसे हिलेगा, धर के ऐसे ऐसे हिलेगा, पत्ता होता है इधर उधर हिलेगा, देखा कि नहीं? तो एक ही जगह खड़ा होकर हिलेगा तो क्या वो सजीव कहलाएगा? हैं? कहलाएगा। पेड़ पौधा क्या है? सजीव है। लेकिन ये बाद में पता चला, ये बाद में पता चला। तो अब आपको जब जीव बोले तो इसमें जानवर भी आता है। जानवर और पेड़ पौधे भी आते हैं। और क्या आते हैं? पेड़ पौधे। तो जीव का अर्थ एक तो प्लांट, एनिमल होता है, और क्या होता है? प्लांट होता है। और क्या होता है? प्लांट होता है। लोग गलती कर बैठते हैं कि जीव का मतलब सोचते हैं लोग। जीव का अर्थ क्या? जानवर। जीव मतलब जानवर। लेकिन जीव का अर्थ पेड़ पौधे भी होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? पहले तो सिर्फ जीव विज्ञान ही था, जीव विज्ञान। और इसके पापा बन गए थे कौन? अरस्तु। लेकिन बाद में एडवांस रिसर्च चला तो कहा पेड़ पौधे भी क्या है? सजीव हैं। पेड़ पौधे भी क्या है? सजीव हैं। इसलिए बायोलॉजी को दो भाग में बांट दिया गया। बायोलॉजी को दो भाग में बांट दिया गया। एक को कहा जूलॉजी। क्या? हाँ, जूलॉजी। एक को कहा बॉटनी। क्या? बॉटनी। तो जूलॉजी का अर्थ हुआ क्या? जीव विज्ञान। क्या हुआ? जीव विज्ञान, या इसको कहेंगे जंतु विज्ञान। ऐसे बोलो, जंतु विज्ञान। इसको बोलेंगे वनस्पति विज्ञान। क्या बोलेंगे? वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति में क्या आ गया? पेड़ पौधे आ गया। तो इसका ये तो जीव विज्ञान भी तो यही है, जूलॉजी ही है। बायोलॉजी क्या है? जूलॉजी। पहले तो बायोलॉजी सिर्फ जूलॉजी था। बाद में क्या बन गया? बॉटनी बन गया। बॉटनी में क्या आ गया? वनस्पति मतलब क्या हो गया? पेड़ पौधे हो गया। वनस्पति मतलब क्या हुआ? पेड़ पौधे हो गया। तो पेड़ पौधे हो गया। तो इसका खोज अलग आदमी किया, इसका खोज अलग आदमी। इसका खोज कौन किया? जूलॉजी का अरस्तु किया। अरे वही तो जूलॉजी था, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान पहले तो एक ना था, पहले यही था। तो यही था तो उसके पापा कौन है? अरस्तु है। तो इसके भी कौन हो गया? अरस्तु ही हो गए हैं। इसके कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। बड़ा नाम इसका उल्टा पुल्टा है। थियोफ्रेस्टस कौन है? थियोफ्रेस्टस। पापा कौन है? बॉटनी के पापा थियोफ्रेस्टस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, आपका सबसे पहला चैप्टर है 9th क्लास में। क्या है पहला क्वेश्चन? चैप्टर क्या है?
पहला चैप्टर क्या है? कोशिका है। तो ये हम आपको बता दिए कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। ठीक है, बायोलॉजी कैसे शुरुआत हुआ। अब देखते हैं आपका चैप्टर वन में क्या है? जीवों की आधारभूत, यही ना है, आधारभूत जीवन की आधारभूत इकाई, जीवन की आधारभूत इकाई, इसी को क्या कहते हैं? कोशिका। ठीक है। तो मेनली आपको क्या पढ़ना है? मेनली आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है कोशिका के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होता है, कोई बताएगा? कोशिका क्या होता है? कोशिका क्या है? हाँ, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का कहेंगे, कोशिका कहेंगे। तो दो चीज़ यहाँ पर देखिएगा, एक तो है संरचनात्मक, दूसरा क्या है? एवं क्रियात्मक। और ये क्या है? इकाई है। ये क्या है? दोनों इकाई है। कोई चीज़ की इकाई जब होती है यानी सबसे छोटी वैल्यू होती है, सबसे छोटी वैल्यू को इकाई कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो संरचनात्मक काहे है? इस कोशिका को संरचनात्मक काहे कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे बॉडी की जितनी भी संरचनाएं हैं, जितनी भी स्ट्रक्चर है, यानी हाथ ऐसे है, पैर ऐसे है, मुंह ऐसे है, तो सारी चीज़ किस पर डिपेंड करती है? कोशिका पर डिपेंड करती है। समझ में आया कि नहीं? किस पर डिपेंड करती है? कोशिका पर डिपेंड करती है। इसीलिए इसको संरचनात्मक कहा जाता है। बॉडी की संरचना, हमारे शरीर की संरचना किस पर आधारित है? कोशिका पर। तो कोशिका जैसा संरचना देगा वैसा ही बॉडी बनेगा। इसीलिए कोशिका को हम संरचनात्मक कहते हैं। और साथ ही साथ क्रियात्मक यानी फंक्शनल। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे बॉडी में जो भी काम है, जो भी क्रिया होगा, जो भी काम होगा, वो किस पर डिपेंड होगा? कोशिका पे। कोशिका खराब उसी से कैंसर, कोशिका खराब उसी से सारा चीज़ आपका बीमारी, घाव सब होने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोशिका को क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। संरचनात्मक क्यों? क्योंकि बॉडी का शेप जो है, हमारे शरीर का जो शेप है, आकार है, वो किस पर डिपेंड करता है? कोशिका पर। इसलिए इसको संरचनात्मक कहते हैं। और कोई भी काम, बॉडी का फंक्शन, कोई भी कार्य बॉडी के अंदर जो भी होता है वो भी डिपेंड करता है किस पे? कोशिका पे। इसीलिए क्या कहा जाता है इसको? क्रियात्मक इकाई। कोई दिक्कत है? तो पूछेगा, एग्जाम आपको पूछेगा तो कैसे लिखना है? एग्जाम में आपको लिखना है कि जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवों की सबसे छोटी, ये सबसे छोटी है, देख लीजिए, सबसे छोटी इकाई है, सबसे इकाई है, अंग नहीं है। सबसे छोटी ये इकाई है बाबू, अंग नहीं है। कौन है? कोशिका। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि घर बनाने के लिए किसका ज़रूरत होता है? ईंट का। सीमेंट नहीं, बालू नहीं, गिट्टी नहीं, लेबर नहीं, मजदूर नहीं। तो देखिए सबका ज़रूरी होता है, सीमेंट बालू का भी ज़रूरी होता है, लेकिन समझना है कि उसमें जो है सो सबका मतलब वैल्यू नहीं होता है। वैल्यू किसी एक आदमी का होता है। कहने का अर्थ है कि आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे आदमी ने आज़ादी दिलाया, लेकिन नाम आता गांधी जी किसका आता है? गांधी जी। और आप देखिए गांधी जी को तो उतना आप हेल्दी नहीं देखते हैं भाई, वो कैसे दिला दिया? समझ में आ रहा कि नहीं? उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, लेकिन नाम किसका आता? मेन आदमी का। नाम किसका आता? मेन आदमी। बाराती कितने न जाता है, लेकिन नाम किसका रहता है? आगे ऊपर में रहता है, गाड़ी पर चिपकल है कि नहीं? तो मेन किसका नाम होता है? उसका। समझ में आया कि नहीं? लड़का लड़की का। इसी तरह से दीवार बनाने में तो बहुत सारे चीज़ यूज होते हैं, लेकिन मेन किसका? मेन जो होता है वो होता है ईंट। क्या होता है? मेन होता है ईंट। तो ईंट हुआ, ईंट जुड़कर क्या बनेगा? दीवार। ईंट जुड़ के दीवार बनता है, दीवार जुड़ के
दीवार दीवार जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? कमरा बन जाएगा, रूम बन जाएगा। क्या बनेगा? कमरा या रूम। और रूम रूम जोड़ देंगे तो घर बनेगा कि नहीं? हाँ, देखिए ईंट ईंट जोड़े तो क्या बन गया? दीवार। दीवार दीवार जोड़े तो कमरा, कमरा जोड़े तो घर। उसी तरह से हमारे बॉडी में सबसे छोटी क्या होती है? कोशिका। सबसे छोटी कोशिका। कोशिका जुड़ता है तो उत्तक। उत्तक उत्तक जुड़ता है तो अंग। अंग अंग जुड़ता है तो अंग तंत्र। और अंग तंत्र और अंग तंत्र जुड़ गया तो पूरा क्या हो जाएगा? शरीर हो जाएगा। वाह, वेरी गुड। हम तो सोच रहे थे तुम लोग बेवकूफ़ हो, जल्दी नहीं समझोगे, लेकिन बहुत जल्दी समझ गए। आप लोग बहुत होशियार हैं। देखिए कोशिका कोशिका जुड़ेगा तो क्या बनेगा? उत्तक बनेगा। बत्तख नहीं बनेगा। उत्तक उत्तक जुड़ेगा तो अंग अंग जुड़ेगा तो अंग तंत्र। और अंग तंत्र जुड़ गया तो पूरा बॉडी का निर्माण होगा। कोई दिक्कत है? अब समझिएगा, कोशिका की खोज। कोशिका की, इसका जो है कोशिका जो है ये तो बायोलॉजी में बोल रहे हैं, है ना, लेकिन इसको बायोलॉजी में एक और इसका टेक्निकल नाम है, वो क्या है? साइटो। क्या है? साइटो। साइटो मतलब क्या होता है? कोशिका। साइटो मतलब क्या होता है? कोशिका। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। लॉजी मतलब क्या हुआ? स्टडी। लॉजी मतलब क्या हुआ? स्टडी। यहाँ पर देखिए बायोलॉजी है ना, यहाँ पे है साइटोलॉजी। तो लॉजी तो दोनों में है, लॉजी दोनों मिल गया। बायो है यहाँ और यहाँ क्या है? साइटो। तो बायो का अर्थ होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ यानी जीवन। तो जीवन का अध्ययन कहला रहा क्या? बायोलॉजी। यहाँ सेल का अध्ययन क्या कहला रहा? साइटोलॉजी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले पूछता है सेल को क्या कहते हैं? साइटो। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। इसकी खोज किसने की? देखिए सेल की खोज बताए थे किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। किसने? हुक ने किया। ये तो बहुत छोटा होता है कि नहीं? तो इसने किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। लेकिन ये जो था ये मृत कोशिका था। कैसा था? मृत यानी मरा हुआ कोशिका था। तो पूछेगा कि जिंदा कोशिका की खोज किसने किया? जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। तो आप इतने याद रखिए, यहाँ पर हुक और यहाँ पर हॉक। हुक हॉक, हुक हॉक, हुक हॉक, हुक हॉक करते रहो। हुक मरल का, हॉक जिंदा। हुक मरा हुआ, हॉक जिंदा। समझ में आया कि नहीं? जिंदा कोशिका खोज हॉक ने किया। एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। इतना बड़ा नाम कौन याद रखे? सीधा याद रखेगा क्या? रॉबर्ट हुक और ये हॉक। समझ में आ गया कि नहीं? एक और है, यहाँ पर पूछ देगा कि देखिए ये तो किया था सेल का खोज, लेकिन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। न्यूक्लियस यानी केंद्रक। केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। क्या किसने? ब्राउन ने। तो देखिए यहाँ भी रॉबर्ट है, यहाँ भी रॉबर्ट है, तो आप सोच के चक्कर खा जाएंगे। ये हुक है, ये ब्राउन है। तो ये केंद्रक का खोज किया था। किसका? ब्राउन। किसका खोज किया था? केंद्रक का। आप देखेंगे तो ये जो आपका सेल होता है, सेल के अंदर में बीच में जो होता है ये केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। तो ये जो केंद्रक होता है इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब कैसे समझेंगे? तो ये जो है बीच में आप देखेंगे कोई भी चीज़ का गुठली जो होता है कैसा होता है? ब्राउन होता है। कोई भी चीज़ का गुठली कैसा होता है? ब्राउन होता है कि नहीं होता है? लीची को खोलिए तो उसमें देखिए ब्राउन। आम निकालिए उसमें भी थोड़ा थोड़ा रहता है उसी टाइप का। आप किसी चीज़ का भी देखिएगा बीज जो रहता है कैसा होता है? ब्राउन रहता है। वो कहाँ रहता है? बीच में रहता है। तो बीच में ब्राउन। बीच में कौन है? ब्राउन। समझ में आया कि नहीं? बीच में कौन है? ब्राउन। बीच में ब्राउन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बीच में कौन है? ब्राउन है। अब समझेंगे
कि अब आपको सवाल पूछा जाएगा कि सबसे कोशिका के बारे में पूछ देगा कि सबसे बड़ी कोशिका, जल्दी बोलिए। आवाज शुतुरमुर्ग का आवाज नहीं, खाकाई है, एनर्जी है कि नहीं है, पाचन तंत्र पढ़ाएंगे नेक्स्ट। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है इतना बड़ा होता है, ठीक है, एकदम दोनों हाथ से पकड़ के उठाइएगा तो वो होगा क्या? शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन मुर्गी वाला अंडा इतने पकड़ के ले लेते है कि नहीं? मुर्गी वाला अंडा, और उसको क्या कीजिए, तोड़ के अगर अंडा का ऑमलेट बनाना चाहेंगे तो तोड़ के अगर तावा पर ऐसे रख दोगे एक के जगह पड़ जाएगा। जब तक उसको गोलियाओगे नहीं वो हटेगा नहीं वहाँ से। कौन? बिचला वाला जो होता है पीला पीला, देखे वो? हाँ, उसको जैसे करो वो एक जगह जाकर पड़ जाएगा दम से ना, हटेगा नहीं, कहेगा ना हम नहीं हटेंगे, अपना मुँह से तो हटबे नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद उसको पकड़ के टारो, है ना, बौखल रहता है। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। वाह, याद करिए या देख के बोलिए? याद है कि देख के बोलिए? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी, माइकोप्लाज्मा सबसे बड़ी, सब शुतुरमुर्ग का अंडा। ये तो हो गया पूरे जीव की बात कर लिया। लेकिन आप पूछ देगा मानव में, किस में? मानव में सबसे बड़ी बोलिए। मानव में सबसे बड़ी क्या होती है? अंडाणु। क्या होती है? अंडाणु। और सबसे छोटी शुक्राणु होती है। ये मादा में पाया जाता है और ये नर में पाया जाता है। मादा यानी फीमेल, नर यानी मेल। तो सबसे बड़ी कोशिका मादा में अंडाणु, मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी शुक्राणु, और सबसे लंबी न्यूरॉन। अभी तो बताए थे, सबसे लंबी न्यूरॉन या तंत्रिका, तंत्र इसी में दे देगा, नर्वस सिस्टम दे देगा। तो कुछ भी देखिए, ये सबसे बड़ी है, ये सबसे छोटी है। मानव में सबसे बड़ी, छोटी, लंबी, बड़ी, छोटी, लंबी, बड़ी, छोटी, लंबी, बड़ी, छोटी, लंबी। सबसे लंबी न्यूरॉन, सबसे बड़ी, सबसे छोटी। समझ में आ गया? ऐसे पूरे जीव में पूछेगा सबसे बड़ी कोशिका, मानव हटा देगा, मानव हटा देगा तो क्या बोलेगा? सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। कोई दिक्कत है? माइकोप्लाज्मा याद नहीं रहेगा आपको, नाम है ऐसा है माइकोप्लाज्मा। 2-4 बार बोलिएगा मुंह से तब होगा याद, ऐसे नहीं जल्दी से हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब आपको यहाँ पर देखना है कि जो कोशिका होता है, जो कोशिका होता है वो जो है एक पतली परत से ढकी होती है, एक पतली परत से ढकी होती है जिसको झिल्ली कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? झिल्ली कहते हैं। जो एक पतली परत से ढकी होती है जिसको क्या कहते हैं? झिल्ली कहते हैं। लेकिन ये कोशिका का झिल्ली होता है, इसीलिए इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो कोशिका के सबसे बाहरी परत को क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। कोशिका क्या कहेंगे? झिल्ली। अब देखिएगा, समझिएगा बात को कि इसके अंदर बहुत सारा अंग है। क्या है? बहुत सारा अंग है, लेकिन अभी उसके बारे में नहीं जानेंगे। अभी हम जानेंगे कि इसके अंदर जो है एक द्रव है। क्या है? द्रव है। एक क्या है? द्रव है। एक द्रव है। तो कोशिका के अंदर द्रव है तो क्या हुआ? कोशिका द्रव हो गया। कोशिका के अंदर द्रव होगा तो क्या होगा? कोशिका द्रव। और इसके अंदर भी द्रव है, इसके अंदर भी, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर भी, केंद्रक के अंदर भी द्रव है। तो केंद्रक के अंदर का द्रव को कहते हैं केंद्रिका द्रव। क्या कहते हैं? केंद्रिका द्रव। लेकिन ये पूरा कोशिका, देखिए ये झिल्ली है और ये इसके बीच, देखिए ये झिल्ली है और ये केंद्रक। ये झिल्ली और केंद्रक के बीच, झिल्ली और केंद्रक के बीच, तो झिल्ली और केंद्रक के बीच यही ना है? हाँ, झिल्ली और केंद्रक के बीच ये पूरा का पूरा पार्ट है, केंद्रक छोड़ देना है। तो झिल्ली और केंद्रक के बीच पाए जाने वाले द्रव को क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव बोलेंगे। ये पूरा गाढ़ा होता है, गाढ़ा, समझे? हनी और देखे, हनी, मौध,
वैसा एकदम पूरा टाइट रहता है, गाढ़ा रहता है, ठीक है। इसीलिए इसके अंदर जितना भी इसके अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोसोम होता है ना, लाइसोसोम होता है, फिर वैक्यूल्स होता है, राजधानी होती है कि नहीं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपस में टकराए नहीं, आपस में टकराए नहीं, इसीलिए ये द्रव होता है, इसीलिए ये क्या होता है, द्रव होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कि एक झोला में आप बर्तन, टिना, लोहा सब लेकर दौड़ जाइएगा तो टन 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 दौड़ेगा कि नहीं, टन 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 करेगा हैं। लेकिन उसको क्या कीजिएगा, पूरा भर दीजिएगा तब दौड़िए, कोई दिक्कत है, बोलेगा नहीं, बोलेगा। उसी तरह से इसको पूरा भर दिया गया है द्रव में, अगर द्रव नहीं रहता तो माइटोकॉन्ड्रिया लड़ जाता राइबोसोम से। समझ में आ रहा है कि नहीं? सब फ्री रहता है एक दूसरे से। तो यहाँ पर आपका बहुत सारा अंग है जो क्या करता है, ये द्रव के अंदर पैक्ड रहता है। द्रव के अंदर क्या होता है, पैक्ड रहता है। तो देखिए दो तरह का द्रव है, एक क्या है, कोशिका द्रव, एक क्या है, कोशिका द्रव, दूसरा क्या है, केंद्रिका द्रव। केंद्रक के अंदर द्रव रहेगा तो क्या बोलेंगे, और ये केंद्रक से बाहर और झिल्ली के अंदर रहेगा तो क्या बोलेंगे। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, बकलोल है, क्या है, नहीं समझ में, जिसको जिसको आ रहा है बकलोल है। कहने का अर्थ ये है, ट्रक का माल टेम्पो में लोड नहीं होता है, नहीं समझा ये तो तुरंत समझ गया, ट्रक का माल टेम्पो में नहीं लोड होता, समझ गया तुरंत। लेकिन ये समझा रहे हैं तो देखिए ये क्या है, बीच में केंद्रक है। अब देखिए कि यहाँ पर अगर द्रव है, इसके बाहर वाला में द्रव है तो ये केंद्रक है और ये कोशिका झिल्ली है। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच के द्रव को क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव। लेकिन केंद्रक के अंदर रहेगा तो क्या बोलेंगे, केंद्रिका द्रव। लेकिन दोनों को जऊए एक के साथ क्या बोलेंगे, जीव द्रव। दोनों को जऊए क्या बोलेंगे, जीव द्रव। समझ में आ रहा कि नहीं, जीव द्रव बोलेंगे। जीव द्रव दो होता है, एक होता है कोशिका द्रव, होता है कि नहीं, एक होता है क्या, कोशिका द्रव, और दूसरा क्या होता है, जीव खींच लेंगे बाबू, केंद्रिका द्रव। क्या होता है, केंद्रिका द्रव। एक होता है कोशिका द्रव जो कोशिका और झिल्ली के बीच रहती है, कोशिका और झिल्ली के बीच रहती है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच वाले द्रव को क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव बोलेंगे। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव भरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव बोलेंगे। लेकिन केंद्रक के अंदर है तो केंद्रिका द्रव बोलेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं, समझ में आ गया सबको, इतना बात समझ में आ गया। यानी 3 पार्ट अभी हम बताएं। सबसे पहले वाले को कहते हैं कोशिका झिल्ली, इसके अंदर जो द्रव भरा होता है कोशिका द्रव, अंदर जो भरा होता है वो केंद्रिका द्रव। इसको जो ये बीच वाले को कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं, केंद्रक। अब समझिएगा कि जो केंद्र होता है, केंद्र यानी मुख होता है, हेड होता है, सेंटर। तो केंद्र वाला जो होता है उस सब पर ध्यान देता है, उस सब पर क्या करता है, ध्यान देता है। कंट्रोल, पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है, केंद्रक के हाथ में। सारा कंट्रोल किसके हाथ में होगा, केंद्रक के हाथ में होगा। तो कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग हैं, तो सबको काम देगा, रे तुम ही करो, तुम वो करो, तुम फलाना करो, तुम चिलाना करो, तुम ऊर्जा बनाओ, तुम जाके उसको बांटो, जाके भोजन नहीं होता है, भोजन में देखेंगे, तुम पानी चलाएगा, तुम पूड़ी बांटेगा, तुम सब्जी बांटेगा। एक आदमी होता है ना बोले वाला, जिसका बोझ होता है, तो वही जिसका बोझ होता है ये हेड है, कंट्रोलर, पैसा पूरा खर्चा यह कर रहा है। तो सबको बोलेगा ना तुम ही करेगा, तुम ही करेगा, तुम ही करेगा। सबको ऑर्डर कौन देगा, केंद्रक देगा। सबको नियंत्रण कौन करेगा, केंद्रक करेगा। सबका हेड कौन है, केंद्रक है। अब चलिए अब समझते हैं हम कोशिकांग को। क्या, कोशिकांग क्या है, कोशिकांग का अर्थ होता है कोशिका का अंग। कोशिका जोड़ अंग क्या हो गया, कोशिका जोड़ अंग बराबर क्या हो गया, कोशिकांग हो गया। यानी कोशिका के अंग को क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। तो देखिएगा इसमें कौन कौन चीज़ होता है। ये है कोशिका, ये है क्या,
कोशिका। इसमें सबसे पहले हम पढ़ लेंगे किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? नाम क्या होता है? ऊर्जा का घर होता है। किसका घर है ये? ऊर्जा का घर है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर या पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर या पावर हाउस कहा जाता है। आप पूछिएगा काहे भाई इसको पावर हाउस काहे कहा जाता है? इसका मतलब यह होगा कि ये पावर जनरेट करता होगा, यानी ऊर्जा देता होगा, तब ना इसको ऊर्जा का घर कह दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? एगो शादी विवाह होता है तो एगो रहता है, कौन घर रहता है? अरे खाना जिसमें बनता है, नहीं वो तो रसोई अलग है। भंडार घर। भंडार घर नहीं सुना है? उसी तरह ये ऊर्जा घर है। भंडार घर में क्या होगा? भंडार सब रख ले रहेगा, हाँ, आटा चावल दाल नमक तेल तूल सब कुछ। उसी तरह से ये क्या करेगा? ये ऊर्जा घर है, तो इसमें कुछ ही रहेगा, ऊर्जा रहेगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है सो ऊर्जा बनाने के लिए एक गैस का इस्तेमाल करता है। कौन गैस? माइटोकॉन्ड्रिया एक गैस का इस्तेमाल करता है। बताइए कोई? किसी को नहीं पता है? सब लो लियर बैठ गए। अरे ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग, कुछ ही लेते हैं, बेवकूफ़ सब कहेंगे। ऑक्सीजन से ना ऊर्जा बनेगा, हैं? माइटोकॉन्ड्रिया क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है। ऑक्सीजन लेता है तो इसके अंदर एक चक्र चलता है, एक चक्र चलता है जिसको बोलते हैं क्रेब्स चक्र। ऑक्सीजन लेता है। कोशिकीय शोषण जब होता है तो हमारे पूरे शरीर के अंदर जो है सो माइटोकॉन्ड्रिया है। हमारे पूरे शरीर में कोशिका है। कोशिका के अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। जहाँ जहाँ कोशिका वहाँ वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया। कहीं कोशिका से खाली नहीं है, तो सब जगह तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सब जगह ऊर्जा बनेगा नहीं बनेगा? तो ऊर्जा बनाने के लिए क्या करेगा? ये क्या करेगा? कोशिका ऐसे लिए सांस फेफड़ा में गया, फेफड़ा से आगे फेफड़ा तक क्या है? फेफड़ा में जाकर खाली स्टोर हुआ। वो क्या करता? खाली स्टोर रूम में, वहाँ से कुछ नहीं होता। फेफड़ा खाली लेने का काम किया। वो क्या किया? स्टोर कर लिया हवा। अब वहाँ से जाएगा कोशिका के द्वारा, ब्लड में जो छोटे छोटे सेल होते हैं उसकी जो कोशिका होती है वहाँ से ले जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ले जाता है तो जब ये ऑक्सीजन ले जाता है तो वहाँ पर एक क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल जिसको कहते हैं। क्रेब्स चक्र के दौरान 38 एटीपी रिलीज होता है। कितना? 38 एटीपी। एटीपी मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। हाँ, तो 38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज हो जाता है। कितना? 1 ग्लूकोज। समझिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। क्या कहते हैं? सूत्रकणिका। सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? कोशिकीय शोषण होता है। जब ऑक्सीजन लेता है तो क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र, ये क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसीलिए अपना नाम पर रख दिया क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र चलने के दौरान क्या होता है? 38 एटीपी रिलीज होता है। क्या होता है? 38 एटीपी रिलीज होता है। 38 एटीपी मुक्त होता है। आपको याद रखना है, अभी इतना सारा याद रख लीजिए। जब शोषण पढ़ेंगे ना तो उसमें कोशिकीय शोषण पढ़ेंगे, तब जानेंगे ये 38 एटीपी कैसे रिलीज होता है, ठीक है। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया कुछ नहीं करता, इसको बनल बनाया मिल जाता है, बाद में आप जानेंगे। बना बनाया सब कुछ मिल जाता है और ये ग्लूकोज बना देता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या किया है? माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लेने से क्या हुआ? क्रेब्स चक्र चला, क्रेब्स चक्र चलने से क्या हुआ? 38 एटीपी रिलीज हुआ। 38 एटीपी बराबर कितना होता है? 1 ग्लूकोज होता है। एक अंग के बारे में आपको बताया कोशिका के अंदर। आज हम एक अंग बताए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा का निर्माण करने के लिए क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है। ऑक्सीजन लेने के बाद ये क्रेब्स चक्र इसमें चलता है। ये क्रेब्स महोदय ने बताया था, इसीलिए उसके नाम पर चला गया क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है? 38 एटीपी रिलीज होता है। क्या होता है? 38 एटीपी रिलीज होता है। और 38 एटीपी बराबर कितना होता है? 1 ग्लूकोज होता है। एटीपी का अर्थ होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आगे हम कल समझेंगे कि आगे होता है गोल्जी उपकरण होता है, फिर राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है, फिर राजधानी होती है, न्यूक्लियस होता है, बहुत सारा चीज़ होता है जिसके बारे में हम नेक्स्ट डे जानेंगे। तो आज समझ गए ना
बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, जल्दी जल्दी बोलो। 1 मिनट में रिवीजन, जितना पढ़ा 1 मिनट में रिवीजन करो। फादर ऑफ बायोलॉजी, हम जितने जोश बोल रहे तोरा नहीं आवाज़ है तो सुत कुटर है। फादर ऑफ बताइए वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान का अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान लोल सब कहें मत पढ़ो। थियोफ्रेस्टस नहीं लिखा है, भले नहीं लिखल है, सब खोज रहा था किन्ने। थियोफ्रेस्टस कौन? थियोफ्रेस्टस बोलिए कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे? कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे? सब मुँह ताको ओकरा साइटोलॉजी कहेंगे। कोशिका सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी, सबसे लंबी, सबसे लंबी न्यूरॉन होगा। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है, यकृत, लीवर में, यकृत में। सबसे कम दिमाग में, माइंड में, न्यूरॉन सेल में सबसे कम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे कल समझेंगे, इतना ही रहने दीजिए, ठीक है।